वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह करूँगा। हो सकता 2-3 मिनट आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन मेरी चिंता ये है कि आप आखिर तक इसको सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बदलाव का ही नहीं, ये एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन का टर्निंग पॉइंट, साथ ही तमिलनाडु की राजनीति का ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट के रूप में मैं थोड़ी गहराई तक जाकर के कुछ बात करने की कोशिश की है। इससे थोड़ा सा समय देंगे और तसल्ली से हम बात कर रहे हैं। एक बदलाव आया 2020 के बाद में तमिलनाडु में, जिसमें एक लड़का जो आईपीएस था, मैं के अन्नामलाई की बात कर रहा हूँ, वो कर्नाटक कैडर से उनको मिला और वे कुछ 5, 7, 8, 10 साल तक उन्होंने नौकरी की और 2020 के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा आदर देते हुए उनको पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष का पद दे दिया तमिलनाडु राज्य का। लेकिन ये चूँकि कर्नाटक में जब नौकरी करते थे तब सिंघम के रूप में विख्यात हुए, अर्थात तुरंत फुरत सही फैसला करना, किसी से डरना नहीं, और अपराधी और गलत लोगों के खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई होती है उसमें वे आगे बढ़ चढ़ करके चलते रहे। बहरहाल इस कारण से उनकी वो छवि बनी। उसी छवि का लाभ आगे चल के तमिलनाडु में भी उनका बना, क्योंकि ये मूलतः तमिलनाडु के थे। हम ये जब हुआ तो अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद में 2 काम हुए। उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डीएमके से पहले एक पार्टी हुआ करती थी डीके। ये बात कर रहे हैं हम 1949 की, है ना। थोड़ा सा पहले जानेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति है क्या। डीके एक पार्टी हुआ करती थी जो 1949 में बनी। इसका नाम था द्रविडर काजागम, और इसके 2 नेता थे एक तरीके से। उसमें प्रमुख थे पेरियार, है ना, पेरियार थे। और ये द्रीरे से इसने एक ऐसी छवि अख्तियार कर ली जिसमें द्रविडियन राष्ट्रवाद, साथ में ब्राह्मण वर्चस्व का थोड़ा सा विरोध यहाँ तक कम था, और साथ ही केंद्र से अपना विरोध रखना। ये 3 आधारों पर ये पार्टी 1949 में बनी। आगे चल के इसमें इस डीके से ही फिर कुछ विरोध हुआ और इसमें से पार्टी निकल के आई डीएमके। फिर इसमें से टूट करके आई डीएमके विशुद्ध विरोध की राजनीति। ये पेरियार का ही पूरा रूप था इसमें, और वही ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलना, सनातन के खिलाफ बोलना, और साथ ही हिंदी का विरोध करना, केंद्र सरकार या केंद्रीय जो भी सरकार दिल्ली की सरकार बने उसका विरोध करना, और द्रविड़ राष्ट्रवाद का नारा ये लेते हुए डीएमके आगे चली। तो फिर 1972 में एआईडीएमके बनी, क्योंकि इसमें जो केसी रामचंद्रन थे, केसीआर जिनको बोला जाता है, वे भी पहले इसमें शामिल थे। इसके बल्कि आरंभ से शामिल थे, शुरू से ही। चाहे हम डीके बोलें या डीएमके बोलें, वहाँ जा कर के फिर ये 1972 में इन्होंने एआईडीएमके बना ली अपनी, और एआईडीएमके डीएमके से थोड़ी सी अलग हो गई। अर्थात डीएमके जहाँ पर द्रविड़ राष्ट्रवाद को ही आगे रखती है, द्रविड़ राष्ट्र की बात करती है, वहाँ एआईडीएमके ऐसी बात नहीं करती। वो इस राष्ट्र के साथ भारत राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, हम उसके अंग हैं, इसके लेते हुए आगे बढ़ती है। दूसरा, डीएमके विशुद्ध ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बात करती है, लेकिन एआईडीएमके वहाँ सॉफ्टनेस रखती है, इस तरीके से विरोध की भाव वो नहीं रखती। तीसरा कि वे डीएमके केंद्र से अपना विरोध लेके चलते हैं, हिंदी का भी विरोध
और केंद्र सरकार का भी या केंद्र का भी विरोध, जबकि एआईडीएमके इन दोनों मामलों पे सॉफ्ट है, अर्थात वो हिंदी का विरोध भी वैसा नहीं करती और केंद्र सरकार के साथ भी तालमेल बिठा के चलती। आपको समझ में आ गया होगा डीएमके एआईडीएमके, ये समझना ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं कि इसी एआईडीएमके के साथ में प्रकारांतर से आगे भारतीय जनता पार्टी का तालमेल बैठा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस वैचारिक आधार पर चल रही है, अर्थात राष्ट्रवाद और सनातन, याद रखिएगा, बीजेपी और जब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो विकसित राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्रवाद और सनातन, ये दो मुख्य किनारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी की भगीरथी बहती है, जल लेकर के 140 करोड़ लोगों को लेकर के। तो इस पर चला। अब क्या हुआ कि तालमेल चलता रहा, भाजपा कभी गाड़ी पर तो कभी बैलगाड़ी पर, नाव तो कभी नाव बैलगाड़ी पर, होता थोड़ा बहुत 2-3% वोट से इनका काम चलता रहा। जयललिता से लेके अब तक वो सब होता रहा। अभी जा कर के और 2020 में, अब आ गए हम 2020 में जब ये लड़का के अन्नामलाई, मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि सारे बच्चों की, मैं जिस उम्र में हूँ वहाँ मुझे ऐसी बात बोलना चाहिए और सही भी है। ये बहुत ऊर्जा, नई सोच और साथ ही यहाँ पर एआईडीएमके, डीएमके और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों का निचोड़ के अन्नामलाई में है। शायद आपको वाक्य बड़ा अटपटा लग रहा होगा। डीएमके, एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी तीनों का निचोड़ हो गया था एक के अन्नामलाई में। पूछिए कैसे? अभी आपने देखा 3 भाषा फार्मूला का भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही त्यागपत्र उनका मंजूर नहीं होता, उससे पहले ही के अन्नामलाई ने विरोध किया था कि ये 3 भाषा फार्मूला कक्षा 9वीं से आप लागू कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2028 से लागू कीजिए, अभी तत्काल इसको लागू करना सही नहीं है। अर्थात किसी बात पर तो विरोध किया, मामला भाषा का ही है, जो डीएमके का मुद्दा है, अर्थात डीएमके का ये आखिर भाषा वाला मुद्दा लिया उसने। दूसरा, सनातन के प्रति जब दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के प्रसाद में कुछ मिलावटखोरी की बात आई तो खुद को उसने कष्ट देने के लिए सारे विरोध किए, सब कुछ किया कि ये गलत हुआ। तो सनातन की आवाज़ को आगे लेकर के जाने वाला ये लड़का था, आईपीएस था, के अन्नामलाई, अर्थात सनातन के लिए आगे बढ़ना, सनातन की पैरवी करना, सनातन धर्म का बन करके और आगे चलना और इस राष्ट्र को महान राष्ट्र बनाने के लिए आगे चलना। साथ ही द्रविड़ संस्कृति को उतना महत्व तो देना, लेकिन इसके लिए हम द्रविडियन राष्ट्र की बातें करना शुरू कर दें, इसके खिलाफ है। अर्थात वो एआईडीएमके की लाइन का भी है, जहाँ राष्ट्रवाद भी है, जहाँ भाषा के संदर्भ में थोड़ा डीएमके से अलग हो गया और साथ ही केंद्र से तालमेल बिठाते हुए आगे चलना। तो कुल मिलाकर के ये लड़का तीनों का तालमेल था। अब गड़बड़ कहाँ हुई? फिर सब कुछ ठीक चल रहा था तो हुआ ये, अब आप मूल विषय पर मैं आ रहा हूँ। हुआ ये कि इसने मैंने इसलिए भूमिका पहले दी कि अन्नादुरई संस्थापक है किसके? पहले डीएमके के भी और आगे चल के एआईडीएमके के भी, है ना। उसी में फिर ये अलग अलग हो गए थे ना। तो 1972 से पहले जब के.सी. रामचंद्रन आए, उससे पहले अन्नादुरई ही उसके थे, वो बाद में नहीं रहे। तो एक तरीके से पिता अन्नादुरई थे। एआईडीएमके के पिता कौन? अन्नादुरई। वो के.सी. रामचंद्रन तो बाद में आए, तो पिता वो हो गए। बाद में के.सी. रामचंद्रन के बाद में अगली पीठिका पर जयललिता आई, वो उन्हीं के शिष्या थी एक तरीके से। ये सब फिल्मों से आने वाले लोग हैं।
और फिल्मों से आने वाले लोगों को पूजा करना, उनको देवता मानना, उनके अनुयायी बन जाना, उनके लिए जान दे देना, उनके लिए आत्महत्याएं कर लेना, ये तमिलनाडु की संस्कृति और वहाँ के लोगों का है भाई। आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल तो जयललिता के लिए वो बोला कर, वहाँ के खास तौर से AIADMK के लोग बोलते थे, खास तौर से जयललिता के लिए इधाया देवम, ये शब्द है तमिल का। इधाया देवम मतलब वो दिलों की रानी, जयललिता के लिए बोलते थे AIADMK के लोग, दिलों की रानी, इधाया देवम। तो अब दिलों की रानी अर्थात देवी और अन्नादुरई पिताजी और माँ दोनों के खिलाफ ये भाई बोलना शुरू कर दिया। अब आ गए विषय पर। के अन्नामलाई ने कहा कि जो उस समय 1991 से 1996 तक जयललिता का तमिलनाडु में शासन था, उस समय भ्रष्टाचार हुआ और वो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उसने उठा दिया। किसने? के अन्नामलाई ने अभी। और साथ ही ये कह दिया कि भ्रष्टाचार जयललिता के उस शासनकाल में AIADMK के समय में हुआ। तो माता जी का विरोध, AIADMK ने कहा ये क्या हो रहा है, हमारे साथ गठबंधन भी तुम्हारा है भारतीय जनता पार्टी का, और तुम्हारा नेता ये भी बोल रहा, हमारी माँ के बारे में, हमारी देवी के बारे में ऐसे बोल रहा है ना। मैंने बताया ना, इधाया देवम, दिलों की रानी, दिलों की देवी, जयललिता के लिए ऐसा बोल रहा। फिर वो तो चल ही रहा था। 1923 में उन्होंने बोल दिया कि DMK के संस्थापक अन्नादुरई पर यह आरोप लगाया, क्योंकि DMK से आगे चल के AIADMK बनी, कि 1956 में DMK के संस्थापक CN अन्नादुरई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। ये कौन बोला? के अन्नामलाई बोला। के अन्नामलाई ने अभी ये 1923 में कौन सी तारीख को, 11 सितंबर 2023 को एक जगह बोल दिया के अन्नामलाई ने कि DMK के संस्थापक अन्नादुरई, जो बाद में AIADMK बनी, याद रखिएगा, है ना, कि DMK के संस्थापक अन्नादुरई पर आरोप लगाया कि 1956 में DMK के संस्थापक CN अन्नादुरई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था, और जब उनका विरोध हुआ तो उनको फिर छिप जाना पड़ा, और फिर माफ़ी मांगने के बाद ही वो बाहर निकल पाए थे। किसके लिए बोल दिया? अन्नादुरई के पर, CN अन्नादुरई के लिए। अब CN अन्नादुरई AIADMK के संस्थापक, DMK के भी संस्थापक, तो कुल मिलाकर के पिताजी के खिलाफ भी बोल दिया और अपनी माता जी के अपने देवी जी के लिए भी बोल दिया, जयललिता के लिए भी बोल दिया, दोनों के लिए खिलाफ बोल दिया। तो फिर इन्होंने किया विरोध। आपके समझ में आ गया कि आखिर को अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। तो जो पलाई स्वामी, जो उसके अब महासचिव है वगैरह वगैरह, बाद में कुछ शासन में भी रहे, तो उनने कहा कि आप इसको हटाओ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से आपको के अन्नामलाई को हटाना पड़ेगा, इसको मेन स्ट्रीम से अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके साथ हमारा तालमेल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उस समय पहले तो टाला, है ना, टाला, तो वो टाल करके ही लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में पूरा भारतीय जनता पार्टी को 12-13% वोट आ गए, क्योंकि सारे 39 सीटें लड़े, लेकिन सीट कुछ भी नहीं मिली। कोयम्बटूर जहाँ से खड़ा हुआ के अन्नामलाई, वो खुद भी हार गया, लेकिन सीट नहीं मिली, वोट प्रतिशत बढ़ा। ये तो ठीक है। खैर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की पहले भी कोई, मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि कोई लोकसभा सीट रही हो, शायद कभी रही हो, मैं तय नहीं, मुझे ठीक से नहीं इसकी जानकारी, इसलिए ठीक से नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन कभी लोकसभा में तो नहीं। हाँ, विधानसभा में ज़रूर 4 विधायक पहले थे 1921 के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर विधानसभा में भी ये अलग लड़े, लेकिन फिर विधानसभा के से पहले लोकसभा में तो के अन्नामलाई के हिसाब से सब पूरा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 13% वोट जरूर मिला, लेकिन कोई सीट नहीं आई। अब के अन्नामलाई की इच्छा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की AIADMK से अलग होकर के अपना काम करे, तभी ये कुछ कर पाएगी। उसके पीछे कारण ये कि उसको पता था कि AIADMK के पास अब कोई करिश्माई नेता नहीं है, न तो KC रामचंद्रन है,
न जयललिता है, ये पलाई स्वामी वलाई स्वामी को कोई जानेगा नहीं और ये पार्टी खत्म होगी। और सचमुच देखो चुनाव जीतने के बाद में ये 47 सीटें 48 सीटें जो भी लेके आई AIDMK सब टूट गया, 25-30 विधायक उसके टूट के निकल गए। अब ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी, मान के चलिए खत्म हो जाएगी। इसलिए उसका ये कहना तो सही था कि AIDMK के साथ तालमेल मत करो और अपने स्वतंत्र रूप से हम लड़ें विधानसभा में, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। और जो शर्त रखी थी कि के अन्नामलाई को हटाओ, उसको हटा दिया। और नेन्नार करके जो वहाँ का दूसरे नेता हैं उनको तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया, नेन्नार को। अब वो भी पलाई स्वामी जो सही था, उसका भी कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाई। तो अभी वो जो पहले 4 विधायक थे 2021 में, उसकी जगह अब एक ही विधायक रह गया भारतीय जनता पार्टी का। और वोट परसेंट घट करके वापस 2-3% के बीच आ गया, अर्थात माया मिली ने राम ऐसी अवस्था हो गई। लेकिन यहाँ से मेरा जो आपने शीर्षक देख रहे ना कि आखिरी परीक्षा में के अन्नामलाई फेल हो गए। राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता था उन्होंने, क्योंकि बहुत अपमान सहा, उसको के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया। अगर उतावला हो तो उसी समय वो छोड़ के और निर्दलीय खड़ा हो जाता और कुछ कर लेता, शायद नहीं किया, ये प्लस पॉइंट। फिर उसको विधानसभा के टाइम पर तमिलनाडु में एक सीट, खुद की सीट भी नहीं दी, कोई बात नहीं, तब भी उसने धैर्य धरा। पूरा चुनाव हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसको कहा कि आप चुप रहिए, चुनाव होने दीजिए, चुप रहा। अब जाकर के पहले उसने त्यागपत्र की इच्छा व्यक्त की होगी, क्योंकि मन का भाव अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने व्यक्त कर देना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब जब केंद्रीय नेतृत्व उसको समझा रहा था कि तुम मत करो, मत निकलो, क्योंकि अब समय था और केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से अब उसको फ्री हैंड देता, अब ये काम करना था। क्योंकि AIDMK की जगह कौन लेगा? अब AIDMK, DMK, इन सब का ट्रेंगुलर वो विजय थॉमस आ गया, ईसाई आ गया ना। पहले तो थलपति बने रहे, अर्थात सेनापति, जो फिल्मों में जो काम करता था विजय, अपना ईसाईपना पूरा छुपा के रखा। और जैसे चुनाव निपट गया उसके बाद में अपना थॉमस ये क्या नाम से उसका जो भी है, वो थॉमस विजय बन गए। अब तक मतलब यहाँ भी हम एक जिहाद में फंसे। 3% ईसाई है वहाँ पर, लेकिन आपका मुख्यमंत्री बन गया। 87% हिंदू है, लेकिन वो अपना कुछ नहीं कर पाए और सनातन को गालियाँ देने वाले वापस आ गए। लेकिन ये लड़का जो बना है विजय, ये के अन्नामलाई की सारी फसल को चट कर गया। विधानसभा में अगर के अन्नामलाई की तहत अगर शायद टिकट दिए जाते और उसको फ्री हैंड भी दिया जाता और AIDMK को के साथ कोई तालमेल नहीं होता, तो AIDMK की 5 सीट भी नहीं आती और भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से ज़्यादा ला सकती थी, जो जैसे अभी VKT कौन सी उसकी पार्टी, विजय की पार्टी लेके आई। अब जो होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छूकर निकल गई, फूलों को बांट बांट हम पत्थर के हो गए। ये के अन्नामलाई पर भी लागू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू हो रहा है। तो लेकिन अब जब आखिरी परीक्षा थी कि इसको धैर्य धरना था, धैर्य रखना था और कहना था मुझे अब तो कम से कम मौका दीजिए, तो शायद अब फिर से भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाते। लेकिन अब जो फिर वही बात कि अभी उसका जो NGO है, वी द लीडर NGO, वी द लीडर, ये वी द लीडर में लीडर बनाएगा, ये पूरे तमिलनाडु का दौरा करेगा, तमिल संस्कृति के उन्नयन के लिए काम करेगा और सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए इस राष्ट्र के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े, इस भाव से सभी समस्याएं तमिलनाडु की समाप्त हो और साथ ही केंद्र के साथ तालमेल बिठाते हुए हम आगे चलें। नरेंद्र मोदी का पूरा सम्मान
रजनीकांत का पूरा सम्मान, इस सब को लेते हुए वो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा वो तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा, आखिरी परीक्षा थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा के अन्नामलाई की, जिसमें के अन्नामलाई फेल हो गया। काश वो इस बार त्यागपत्र पर न अड़ता और एक बार कहता कि मुझे एक मौका और दीजिए, और केंद्रीय नेतृत्व तो मौका दे ही रहता है, इसलिए 4 दिन तक का समय लगा दिया त्यागपत्र स्वीकार करने में, तो शायद ठीक रहता। आपका क्या कहना है? के अन्नामलाई ने गलती की है या अभी भी कोई गुंजाइश है, या केंद्रीय नेतृत्व से कोई गलती हुई है? सब तरफ से थोड़ी थोड़ी भूलें तो हुई है, लेकिन आपका नेतृत्व, आपका क्या कहना है वो ज़रूर मुझे बताइए। और वीडियो में अगर आखिर तक आप आ गए हों तो एक बात और कहूँ, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मुझसे गलतियाँ तो हो सकती है अनुभवहीनता के कारण से, लेकिन मैं सनातन और राष्ट्रवाद को लेके ही चलता हूँ। इस कहीं त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करते हुए चैनल पर बने रहिएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा। भारत माता की जय।